हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग विजन आईएएस मैगजीन के जून वाले जो मंथली करंट अफेयर्स है उसमें हम हिंदी में पढ़ रहे हैं उसको। इसी मैगजीन को हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे सेक्शंस को पढ़ा दिया है। कल हमने जो है इकोनॉमिक्स को शुरू किया था और आज हम इकोनॉमिक्स के सेकेंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं। इसको हम बिल्कुल नए अप्रोच के साथ पढ़ रहे हैं। यूपीएससी में प्रश्न कैसे बनते हैं और किस प्रकार से यूपीपीसीएस यूपीएससी में जो इसी से प्रश्न बनेंगे, इसी हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैंने कल जो है इकोनॉमिक्स के सेक्शन को पढ़ाया था, इसका आज दूसरा जो पार्ट है उसको पढ़ा रहा हूँ। इसमें मैंने कुछ वैल्यू एडिशन किए हैं और वैल्यू एडिशन क्या है, कुछ आर्टिकल्स हैं मेरे, ठीक है, जो मैंने लिखे हुए हैं इसमें कंटेंट के तौर पे। इसको कंटेंट इन्वेस्टमेंट किया हूँ मैंने। तो आप इस वीडियोस को पसंद करिएगा, ठीक है, लाइक करिए और इसको जरूर शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आगे हम लोग जो है इस विजन आईएएस के मैगजीन को पूरे साल पढ़ने वाले हैं, तो करंट अफेयर की पूरी समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में एक टर्म दिया है ग्रीडफ्लेशन। ग्रीडफ्लेशन, ये शब्द जो है ग्रीडफ्लेशन। अब ग्रीडफ्लेशन क्या है? ग्रीड यानी ग्रीड मीन्स लालच, ठीक, और फ्लेशन मीन्स जो है वो बढ़ोतरी या फिर जो कुछ होता है उसमें, ठीक है। तो ग्रीडफ्लेशन तो मानी कि अब इन्फ्लेशन का आपने नाम सुना होगा। आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं इन्फ्लेशन सुने होंगे, डिफ्लेशन सुने होंगे, रिफ्लेशन सुने होंगे, स्टैगफ्लेशन सुने होंगे। इसी प्रकार से ग्रीडफ्लेशन एक ऐसा टर्म है इकोनॉमिक्स में, ये लाया जाता है जब लालच जनित होती है, लालच जनित मुद्रास्फीति होती है। यानी कि मुद्रास्फीति वैसी मुद्रास्फीति यानी कि जो वस्तुओं की सेवाओं की कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है उस किस प्रकार से होती है, उसमें डिमांड और सप्लाई जो है, डिमांड और सप्लाई के कारण, कमी के कारण होता है। मान लीजिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन होता है, लेकिन इसमें डिमांड सप्लाई का कोई फैक्टर नहीं होता। डिमांड एंड सप्लाई का कोई फैक्टर नहीं होता। इसमें क्या होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर की जो लालच होती है, कॉर्पोरेट की जो लालच होती है, कंपनियों की लालच होती है, उसी कारण से जो है जो वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी होती है, वस्तुओं के दामों में प्राइस में बढ़ोतरी होती है। इससे होता क्या है, इससे जो जनित मुद्रास्फीति होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रीडफ्लेशन। न्यू टर्म है, आप याद रखिएगा इसको। यूपीएससी में हो सकता है अगले साल प्रश्न बन जाए, ठीक है। और ये स्टेटमेंट बना के दे देगा, आप पूछेंगे कहाँ से पूछ दिया। तो आप इसको पढ़िए, आपको बता रहा हूँ किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें क्या होगा, इसमें डिमांड सप्लाई एक फैक्टर, कोई फैक्टर नहीं है। डिमांड सप्लाई का कोई फैक्टर है ही नहीं ग्रीडफ्लेशन में। अगर स्टेटमेंट में देगा कि डिमांड और सप्लाई के कारण ग्रीडफ्लेशन प्रभावित होता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत स्टेटमेंट होगा। यूपीएससी में अगर प्रश्न पूछा तो आप इसमें डिमांड और सप्लाई कोई फैक्टर नहीं है, बल्कि क्या है कि कॉर्पोरेट सेक्टर का जो लालच होता है उसी कारण से वस्तुओं और कीमतों में बढ़ोतरी होती है। और मुद्रास्फीति यानी मतलब वही मुद्रास्फीति महंगाई आती है। इसमें क्या आता है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी वो अपने प्रोडक्ट 15 रुपये का बेच रही है, ठीक है। अब उसको लालच आ गया, उसने अपने प्रोडक्ट का दाम बढ़ाकर बिना किसी कारणवश उसने 20 कर दिया। अब ये जो मुद्रास्फीति से जनित हुई है, ये डिमांड सप्लाई के कारण नहीं हुई है, ये सिर्फ लालच के कारण हुई है कंपनी के। तो इससे जो दाम बढ़ा है 5 रुपये, वो आपका ग्रीडफ्लेशन हो गया, ठीक है। और यही जो आपको जो टर्म है उसको, जो इससे जो महंगाई होती है, इसी टर्म को ग्रीडफ्लेशन कहते हैं। इस बात को आपको ध्यान दीजिए, कृत्रिम रूप से वस्तु कीमतों में बढ़ोतरी की जाती है, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि शब्द को याद रखिएगा। अंतर्दृष्टि शब्द क्या है? अंतर्दृष्टि शब्द है कि आरबीआई गवर्नर ने अंतर्दृष्टि नाम से एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड जो क्या करता है कि जो वित्तीय समावेशन से प्रगति होगी उसका आकलन करेगा और निगरानी करेगा। आकलन करेगा और निगरानी करेगा, दोनों शब्दों को ध्यान दीजिएगा। व्यापक स्तर पर वित्तीय सेवाओं में कमी वाले क्षेत्रों में पता लगाने में मदद करेगा और इसका उपयोग आरबीआई के रूप से आंतरिक रूप से किया जाएगा। आरबीआई की ओर से आंतरिक रूप से इसका उपयोग किया जाएगा। अगर मान लीजिए स्टेटमेंट बनता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस के 2022-24 वाले एग्जाम्स में, जो अगर मान लीजिए अगर स्टेटमेंट ऐसे बने कि अंतर्दृष्टि नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया, तो आप ध्यान दें वित्त मंत्रालय नहीं होगा, वो आरबीआई होगा। तो ये स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। यूपीपीसीएस में डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का, अंतर्दृष्टि नामक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का जो शुभारंभ है वो किस संस्था ने किया, तो आपको ध्यान देना कि वो आरबीआई ने किया। अब आते हैं गिफ्ट टैक्स पे। गिफ्ट टैक्स, गिफ्ट होता क्या है, पहले तो समझ लीजिए गिफ्ट क्या होता है। तो गिफ्ट मान लीजिए कोई उपहार है, धन, चल अचल संपत्ति, कुछ भी हो सकती है। इसमें किसी व्यक्ति या संगठन को, या किसी व्यक्ति और किसी विशेष संगठन ने बिना भुगतान के जो उसको प्रदान किया, वही आपका गिफ्ट हो गया। मान लीजिए कि हमारे पास एक कार है और मैंने अपने दोस्त को उसको कार को दे दिया और बिना पैसे के लिए मैंने भुगतान लिए उसको मैंने पे करे, वो गिफ्ट हो गया, ठीक। ये गिफ्ट होता है। अब ये न्यूज क्यों में है, गिफ्ट टैक्स होता क्या है? गिफ्ट, अब मान लीजिए सरकार जो है उस पर कुछ टैक्स लगाती है, तो वो गिफ्ट टैक्स हो गया।
लेकिन अब यहाँ न्यूज में क्यों है? सीबीडीटी यानी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इक्विटी शेयर खरीदारों को गिफ्ट टैक्स से छूट प्रदान की है। किससे प्रदान की है? इक्विटी शेयर खरीदारों से गिफ्ट टैक्स से छूट प्रदान की है। और यह छूट क्या होगी कि रणनीतिक विनिवेश के दौरान, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की जो संस्थाएं उसमें इक्विटी शेयरधारकों के खरीद पर प्रदान की जाएगी। अब आपको यह ध्यान देना कि यहाँ 2-3 टर्म आए हैं। एक आ गया आपका इक्विटी शेयर और दूसरा आ गया स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर ये आपको इकोनॉमिक्स की जो है बेसिक समझ होगी तो ठीक है, नहीं है अगर इकोनॉमिक्स समझ, मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास इकोनॉमिक्स की बेसिक समझ होगी और आप इस टर्म को जानते होंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करिए, डिमांड करिए, मैं आपको पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा दूंगा और प्री के लिहाज से तो पूरा पढ़ा दूंगा, उससे आपको बाहर नहीं जाएगा। पर आप डिमांड करेंगे तो अभी फिलहाल बता दे रहा हूँ कि जो इक्विटी शेयर क्या होता है। इक्विटी शेयर मान लीजिए इक्विटी शेयर होता ये है कि कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी ने कोई शेयर दिया, ठीक। अब मान लीजिए कि इक्विटी शेयर जो है वो क्या होता है कि कंपनी शेयर दिया, उसमें जनता ने निवेश किया, ठीक। तो वो एक कॉमन इक्विटी शेयर होते हैं, कॉमन शेयर, कॉमन स्टॉक्स, ठीक है। इसको जनता शेयर, मान लीजिए कि कोई उसमें शेयर था, उसमें कई लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो कॉमन शेयर वही उसी को बोलते हैं इक्विटी शेयर, ठीक। तो ये जो है आपका इक्विटी शेयर हो गया। और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट ये होता है कि सरकार जब होती है किसी गवर्नमेंट सेक्टर की इकाई को, यानी कि पीएसयू को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, किसी मतलब कि इसके स्वामित्व को, इसको ध्यान देना है, स्वामित्व को और स्वामित्व के उसके नियंत्रण को किसी निजी संस्था या सार्वजनिक संस्था को ट्रांसफर करने का निर्णय लेती है, तो इसी की प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। शब्द को ध्यान देना बहुत जरूरी है। मैं आपको धीरे से बता रहा हूं कि जब सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के स्वामित्व को या नियंत्रण को किसी निजी या सार्वजनिक क्षमता को, सार्वजनिक क्षेत्र की जो मतलब संस्था को ट्रांसफर करने का जब निर्णय लेती है ना, तो इसी प्रक्रिया को स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इसके क्या बोलते हैं? इसी प्रक्रिया को, प्रोसेस को, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रैटेजिक इक्विटी शेयर और स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। तो सरकार ने इसी पे जो है आपको छूट दी है। पहले क्या था कि बुक वैल्यू और उचित बाजार मूल्य के अंतर के खरीदार को जो है आय मानी जाती थी। मान लीजिए कि आयकर अधिनियम की धारा के तहत क्या था कि बुक वैल्यू जो होती है और जो उचित बाजार मूल्य है, यानी कि जो मार्केट प्राइस है और बुक वैल्यू है, उसी के बीच के जो अंतर होगा वो जो क्या होगा, वो खरीदार की आय होगी शेयर खरीदने पर, ठीक है। तो क्या था, अब बुक वैल्यू होती क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, हो सकता है यूपीएससी में प्रश्न अगले साल बन जाए ये प्रश्न। तो बुक वैल्यू क्या होती है कि कंपनी के टोटल एसेट और टोटल लाइबिलिटीज के बीच का जो नेट अंतर होता है। मान लीजिए कि टोटल एसेट है आपका 20 लाख करोड़ का और टोटल लाइबिलिटीज आपकी 10 लाख करोड़ की हो गई, ठीक है। तो कंपनी के टोटल जो बुक वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 10 लाख करोड़, ठीक है। तो ये आपका बुक वैल्यू होती है। तो बुक वैल्यू आपने समझा, आपने इक्विटी शेयर समझा, आपने रणनीतिक विनिवेश समझा। अब समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना किस तरह से होता है, ठीक है। अब इसी जो क्या है कि मान लीजिए कि इसी के बीच का जो अंतर होता है वो आय का एक हिस्सा माना जाता है। इसी पर जो है कर की जो टैक्स लगती है समान दर से लगती है। इसी पर जो है सरकार ने छूट दी है कि माना जाता है कि जो कि अगर आप खरीदारी करेंगे रणनीतिक विनिवेश के दौरान सार्वजनिक पीएसयू में इक्विटी शेयर होगा तो उस पर जो है सरकार जो है गिफ्ट टैक्स से छूट प्रदान करेगी। आप समझ में आ गया होगा कि आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब यहां आता है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स क्या है, ये बात को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे आपको यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रश्नों के बीच के प्रकृति के अंतर के बीच में आपको बताऊंगा, और यूपीएससी में प्रश्न कैसे बन सकते हैं और यूपीपीसीएस में कैसे प्रश्न बन सकते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स क्या है, इसको जारी किया है आईएमडी ने। आईएमडी मैंने मौसम विभाग वाला आईएमडी नहीं, इंडियन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने जारी किया, ठीक है। क्या जारी किया? वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ध्यान दीजिएगा, आईएमडी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या है कि 64 अर्थव्यवस्थाओं का उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता के आधार पर आकलन किया गया, रैंकिंग दी गई है। डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड शीर्ष पे है, भारत 40वें स्थान पे है, ठीक है। अच्छा, 3 उपाय जो है वो स्कोर सुधारा इसने, विनिमय दर, मुआवजा और प्रदूषण नियंत्रण। इसको छोड़ दीजिए, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है यूपीएससी के तौर पे और पोषण के लिहाज से।
आपको पढ़ना क्या है कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स किसने जारी किया? आईएमडी ने। इसको याद रखना है, आईएमडी ने। यूपीएससी में प्रश्न ये बोल देगा आईएमएफ ने ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जारी किया, तो आप स्टेटमेंट को गलत करिएगा। केवल 1 पेयर, केवल 2 पेयर, केवल 3 पेयर वाले क्वेश्चन में ये प्रश्न से बन सकता है। यूपी पीसीएस में भी प्रश्न ऑप्शन में दे देगा आईएमडी, आप मारेंगे ही नहीं। आईएमडी सोचेंगे तो मौसम विभाग वाला है, लेकिन नहीं है, कंफ्यूज करेगा। तो स्टार मार्क करिए, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। डिमांड करेंगे आप, कमेंट करेंगे तो आपको हम टेलीग्राम चैनल पे हैंड रिटन नोट्स दे देंगे इसके हम, लेकिन आप डिमांड करेंगे तो, ठीक है। अब ध्यान देना है कि दो फर्क है, एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है और एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट है, यानी जीसीआर है और एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव जीसीआई है। तो जीसीआर अगर कहीं आ गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट आ गया, तो वो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। यह वार्षिक रिपोर्ट है और यह आईएमडी के सूचकांक से अलग है। बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक कॉपी पे नोट कर लीजिए अलग से, कि कंफ्यूज तो कर ही देगा ऑप्शंस में या स्टेटमेंट में, कंफ्यूज कर देगा उसको। प्री के समय इतना दबाव होता है कि आप सोच पाने की स्थिति में नहीं होंगे, और एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो एक अलग लेवल का प्रेशर होता है, उस वक्त आपसे गलतियां हो जाएंगी। तो इसलिए अभी से आप करिए क्या कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जीसीआर जो है किसके द्वारा? विश्व आर्थिक मंच द्वारा एक वार्षिक रिपोर्ट है, इसको नोट कर लीजिए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आप जो है इसके द्वारा आईएमडी द्वारा की गई है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का स्थान क्या है? 40वां। यूपीपीसीएस में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ई नैम, ठीक। ई नैम है कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, नेशनल एग्रीकल्चर। मैं आपको इसमें एक सरप्राइज भी दूंगा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि इसके कुछ इसके मायने हैं, मतलब इसमें ये हवाई पढ़ा नहीं रहा, मैं आपको एकदम बिल्कुल यूपीएससी और यूपीपीसीएस के अप्रोच के साथ ही पढ़ा रहा हूँ। तो ई नैम क्या है? ई नैम जो है, ई नैम पोर्टल द्वारा वित्त वर्ष 2024 में 1 ट्रिलियन रुपए के व्यापार को पार करने का अनुमान है। ये 1 ट्रिलियन रुपए का व्यापार, ई नैम, ठीक है। ई नैम क्या है मैं बता रहा हूं। ई नैम पहली बात यह है कि एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इसको बोलते हैं ई नैम को, ठीक। 2016 में इसको आरंभ किया गया था, याद रखिएगा सन को, ठीक। और मौजूदा कृषि जो यह पोर्टल क्या है कि मौजूदा कृषि उपज व्यापार समिति मंडियों को एक साथ जोड़ता है और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करता है, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करता है, जो कमियां हैं खरीदारों विक्रेताओं की सूचना की उसको दूर करता है, और रियल टाइम पे जिंसों की कीमतों को तय करने में मदद करता है। तो इसमें क्या हुआ कि यूपीएससी के अगर आप कोई मेंस दे रहा होगा या अगले साल अभी मेंस देंगे तो आप ये टर्म यूज कर सकते हैं कि ई नैम पोर्टल ने उल्लेखनीय सफलता देते हुए 1 ट्रिलियन रुपए के व्यापार का पार कर लिया है। तो ये आप सरकार को दर्शा सकते हैं। अच्छा, ई नैम पोर्टल जो है पूरी तरह से क्या है? पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा पोषित पोर्टल है, केंद्र सरकार द्वारा। ये क्या है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लघु कृषक कृषि व्यापार संघ कार्यान्वित करता है। इसको क्या करता है ये? अब इसके क्या जो लक्ष्य रखे गए हैं कि सभी राज्यों के व्यापारों के मतलब सभी बाजारों में व्यापार के लिए एकल लाइसेंस हो, बाजार शुल्क के लिए एकल बिंदु हो, आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और उपज कमी में बर्बादी, उपज की और की कमी में और बर्बादी में जो है अंतर आए, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या है कि ई नैम की प्रमुख विशेषताएं क्या है कि ENWR इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएशन वेयरहाउस रिसिप्ट के आधार पर गोदामों से व्यापार की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि भौतिक रूप से वितरित किए बिना आप रिसिप्ट पे ही व्यापार कर सकते हैं और लोन वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि प्लेटफॉर्म की सुविधा दी गई है, यानी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप शिफ्ट हो सकते हैं, इसमें प्लेटफॉर्म व्यापार कर सकते हैं। POP की सुविधा दी गई है, राज्य की सीमा के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं, ठीक है। और इस क्या है कि अभी AI के आधारित जो उपकरणों की सहायता से जो है ये अपना अभी सभी जो चीज़ों को एकीकृत कर रहा है। तो इसी ई नैम पे अभी ये आपको ये कंटेंट दिया है, ये आप जिसकी शुरुआत क्या हुई थी 2016 में, मैंने जो है 2019 में ही ये जो है मैंने आर्टिकल लिखे थे। ये आर्टिकल इतना बेहतरीन आर्टिकल है, ये आप देखिएगा, ये राजस्थान पत्रिका में आर्टिकल छपा हुआ था 20 नवंबर 2019 को, ठीक है। तो ये मैंने लिखा था ई नैम कृषि विपणन में डिजिटल पहल से बदल सकते हैं हालात, स्थानीय मंडी की सीमाओं से किसान होंगे आज़ाद, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत सारे जो है बताया था इसमें कंटेंट, मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ इस आर्टिकल को, ठीक है। इस आर्टिकल को आप पढ़िएगा तो जो आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग करते हैं उसके लिए बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने क्रिटिकल एनालिसिस भी किया है कि क्या करना है, अभी चुनौती के रूप में क्या करना है।
तो आप जो है इसको पढ़ सकते हैं ये, ठीक है। इसी के साथ साथ जो है ये मैंने दैनिक जागरण के नेशनल एडिशन वाले जो अखबार आप पढ़ते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे, तो फिर जो है उसी में मैंने ये 2020 में मैंने लिखा था ये आर्टिकल, ई नैम का बढ़ता दायरा, ठीक है। क्या है कि ई नैम से जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बना सकते हैं जो किसान हैं, ठीक है। अभी जो इसमें बहुत सारे जो है मैंने इस पर क्रिटिकल एनालिसिस भी किया, ठीक है। पहले क्या चीज़ था, फिर अब क्या चीज़ है, 14 अप्रैल 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक। दायरा बढ़ के कई सारे राज्यों में पहुंच चुका है। तो ई नैम पे मैंने 2020 में आर्टिकल लिखे हुए हैं और ये हिंदी में है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये जो है आप इसको देखिएगा, तो ये बहुत बेहतरीन आर्टिकल था, ठीक है। ये आप मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम जो चैनल है, ठीक है मेरा, उस पर मैं आपको ये डाल दूंगा, आप आर्टिकल्स को पढ़िएगा और इसी में से वैल्यू एडिशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आप ई नैम आपने पढ़ लिया। अब आते हैं पीएम किसान निधि योजना, ठीक है। इसमें क्या है कि फेशियल रिकॉग्निशन जो है, फेशियल रिकॉग्निशन के तहत जो है पहली बार जो KYC की सुविधा प्रदान करने वाला सरकार की पहली योजना है, ठीक है। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर वाला, ठीक है। फेस ऑथेंटिकेशन है कि फेस देखने के साथ ही वो आपको KYC की सुविधा दे देगा। कैसे दे देगा, मान लीजिए आंखों की रेटिना वगैरह के जो है आइरिस स्कैन और फिंगरप्रिंट जो है, इस तरह की जो चेक बोन्स के बीच की जो दूरी है, आंखों के बीच की दूरी है, उसकी जो आकार है, उसी के आधार पर जो है ये आपको वेरीफाई कर लेगा और KYC की सुविधा दे देगा। ऐसा करने वाला क्या है, ये सरकार का पहला राज्य है, पहला योजना है, राज्य नहीं, सॉरी गलती हो गया था, योजना है। पीएम किसान योजना क्या है, ये 2019 में योजना शुरू की गई थी, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, 100% जो है भारत सरकार देती है। अगर पीएम किसान योजना में पूछेगा कि यह इसमें राज्यों के 50% या 40% की हिस्सेदारी और 60% केंद्र की हिस्सेदारी है, नहीं, 100% केंद्र हिस्सेदारी है। डीबीटी की जो है सबसे बड़ी योजनाओं में से एक योजना है पूरे विश्व में, और इसमें क्या है कि जो 6,000 रुपये की आय जो है वह आपको वार्षिक सहायता जाती है, हर 2-2 हज़ार रुपये जो है 3 किस्तों में दिए जाते हैं, ठीक है। आप इसको पढ़ लेंगे, मैं आपको जो है, और इसमें बहुत कुछ नहीं है, यही सब चीज़ें हैं। अच्छा, अब यहाँ किया गया कि डीजी यात्रा ऐप में उपयोगकर्ताओं की संख्या क्या है, 10 लाख को पार की गई है। यह ऐप जो है फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक पे है। अब इस पर कौन शुरू किया, नागरिक विमान मंत्रालय ने शुरू किया, ठीक है। अब इसको आप इतना समझ लीजिए, इससे अधिक नहीं पूछेगा प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, केंद्र सरकार ने पशुधन विधेयक का मसौदा वापस ले लिया। क्यों लिया, किसमें बहुत सारे जो है पशु अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा चिंताएं व्यक्त की गई थी। क्या था, पशुधन और पशुधन उत्पाद आयात निर्यात विधेयक 2023, उसको वापस ले लिया। तो ऐसे में क्या होगा कि अब जो है पशुधन आयात अधिनियम 1898 तथा पशुधन आयात संशोधन अधिनियम 2001 जो है अभी लागू रहेगा। क्यों अब आवश्यकता क्यों थी इसकी जगह पे, ना सरकार क्यों कानून लाई थी कि केवल जो है आयात को विनियमित करता है, ठीक है, निर्यात को उस पर कोई प्रावधान नहीं था, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था कि पशुधन की सीमित परिभाषा दी गई थी, ठीक, और बीमारियों पर वगैरह के लिए जो है कुछ अंकुश लगाने के लिए कोई प्रावधान जो कुछ उसमें नहीं था। तो ये जो सरकार ने इसको वापस ले लिया, बस इतना ही आप याद रखिए इसमें। अब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग, ERSO। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर सर्विसेज आउटसोर्सिंग समेत एक नया परियोजना शुरू की। इसका क्या मतलब है कि इसका पायलट परियोजना है, यानी कि अभी कुछ जगहों पे ये शुरू की गई है टेस्टिंग के लिए। इसका लक्ष्य क्या होता है कि भारत को विश्व में रिपेयर केंद्र बनाना है। कमेंट करिएगा आपकी पायलट परियोजना क्या होती है, थोड़ा आप लोगों को मैं टेस्ट करूँ, ठीक है। तो ये इसको भारत को रिपेयर केंद्र बनाना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि भारत को लगभग $20 बिलियन का राजस्व प्राप्त होगा। अब इसमें इसका महत्व क्या हो सकता है कि मिशन लाइफ और चक्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान मिलेगा, कार्यबल के कौशल में वृद्धि होगी, कर राजस्व में वृद्धि होगी, MSME क्षेत्र का विकास होगा। आप इतना समझिए, इससे आपको इससे अधिक नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आप समझते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल। ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल है, जिसमें थोड़ा सा कंटेंट और बचा हुआ है, इतना पढ़ना आपको, ठीक है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। UPPCS में, UPSC में तो मान के चलिए कि आपके लिए इतना स्टार मार्क करिएगा इस कंटेंट को। इसमें क्या है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता क्या है। कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व ये होता है कि सरकार जो होती हैं वो जो पेट्रोलियम भंडार करती है, पेट्रोल यानी कि जो डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, तो उसको आपातकालीन जो समय आएगा उसके लिए जो है कुछ दिनों के लिए जो है ये भंडारण होता है, ठीक। तो भारत में जो क्या है कि कच्चे तेल की जो संचयी क्षमता है वो कितना है, 5.33 मिलियन मीट्रिक टन। और यह क्या कहती है, देश की जो मांग है तेल की जो वर्तमान में, उसको
9.5 दिनों, यानी कि मतलब वही 10 लगभग 9 दिनों या 10 दिनों तक जो है इसको पूरा कर सकती है। अब अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि जो है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है उसकी सिफारिश क्या है, भारत इसका एसोसिएट सदस्य है इसकी, ठीक है। अब यह कि 90 दिनों की मांग के अनुरूप जो है आपातकालीन तेल भंडार बनाए रखना चाहिए, इसका डिमांड है। अभी भारत के पास कितनी है, 9.5 दिनों तक लेके, ठीक है, कच्चे तेल की। अब भारत में जो है उसमें तीन जगह है, मैंगलोर हो गया, पादुर हो गया, विशाखापट्टनम हो गया। कुछ जो है उड़ीसा के चांडीखोल और कर्नाटक के पादुर में बनाने की योजना है। अब यहाँ क्या क्या कहता है कि राजस्थान की जो नमक गुफाएं हैं नमक गुफाओं में जो सामरिक भंडार स्थल है तेल का, उसको बनाए रखने की संभावनाओं पे विचार किया जा रहा है, ठीक। इसको कौन करेगा, इसको करने वाला जो है EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड है, ठीक है। यह क्या है कि सरकारी स्वामित्व वाली कंसल्टेंसी फर्म है। राजस्थान में बड़ी मात्रा में नमक की गुफाएं संरचनाएं हैं और इसी में जो है इसी के सुविधाओं के निर्माण का प्रबंधन कौन करेगी, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। यह एक जो स्पेशल पर्पज व्हीकल है किसके अंतर्गत, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत। यह आप है, इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है। इतना कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल एंड लिग्नाइट स्कीम, केंद्रीय मंत्रालय ने कोयला और लिग्नाइट लिग्नाइट अन्वेषण योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। यह क्या है, एक केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। यह एक जो है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। क्या होगी योजना, यह 2021-22 से लेकर 25-26 तक की अवधि के लिए। यूपीएससी में डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि कोयला और लिग्नाइट अन्वेषण योजना जो है यह एक केंद्र और राज्यों की सम्मिलित योजना है और यह 2030 तक के लिए अवधि के लिए है और यह मिशन लाइफ में मदद करेगी। स्टेटमेंट देना है आपको, इनमें से कोई भी सही नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और यूपीपीएससी में डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कि केंद्रीय क्षेत्र की योजना जो स्कीम्स होती है वो पूछता ही है। आपको ध्यान देना है कि कोयला लिग्नाइट अन्वेषण योजना कौन है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, 2025-26 तक रहेगी। 2 चरणों में होगा, प्रमोशनल यानी क्षेत्रीय अन्वेषण और गैर कोल इंडिया लिमिटेड ब्लॉक्स में वित्तीय अन्वेषण। ये क्या करेगा कि योजना जो होती है देश में उपलब्ध कोयला संसाधनों को प्रमाणित करती है और इसकी मात्रा का अनुमान लगाती है। फिर इसके बाद जो है खनन शुरू होता है और फिर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट करने में मदद मिलती है, ठीक है। इसी के आधार पर जो है नए कोयला ब्लॉक्स की नीलामी के लिए उपयोग किया जाता है इसी के रिपोर्ट्स को, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री, अब ये यूपीपीसीएस में प्रश्न ऐसे बन सकता है कि अब बना विपरी में बनता है कि अब पूछता है कि स्टील उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, या फिर स्टील उत्पादन में भारत के स्थानों का जो कुछ देशों का दे देगा क्रम बताइए, क्रम पूछ देगा। यूपीएससी में स्टेटमेंट दे देगा यही, ठीक है। तो कच्चे जो टन इस्पात का वित्त वर्ष 2022 में भारत ने 133 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया है। भारत विश्व का दूसरा बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश बन गया है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, ठीक। चीन क्या है, अभी अग्रणी है, तो क्रम याद रखिएगा, चीन पहले है फिर इस बार भारत है। इस्पात क्या होता है कि कोयले और कोयले नहीं, इस्पात का लोहे और कार्बन की एक मिश्र धातु है, ठीक, मिश्र धातु है। इसमें क्या होता है कि लौह अयस्क से ऑक्सीजन और अन्य अशुद्धियों को पृथक करके लोहा प्राप्त किया जाता है, ठीक। सरकार ने क्या शुरू किया इसके लिए, कुछ स्पेशल स्टील स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को लागू किया, ठीक है। अच्छा, सरकार ने जो क्या किया कि 2017 से जो है कुल इस्पात की क्षमता जो है उसको अभी जो है फिलहाल में 2017 में कच्चे इस्पात की कुल क्षमता 300 मीट्रिक जो है इसको यहाँ पे और 255 MTPA जो है इसको हासिल करने का लक्ष्य हासिल किया है, ठीक है, निर्धारित किया। अच्छा, घरेलू स्थान पर जो निर्मित उस लौह इस्पात होंगे उसको वरीयता देगी, ठीक है। और PLI जो है स्पेशल पर्पज जो है कुछ स्कीम्स को इसमें लॉन्च किया है। लौह अयस्क के कुछ प्रमुख प्रकार क्या है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडराइट है। सीडराइट भी तुम्हारा क्या है, लौह अयस्क है। यूपीपीसीएस के PYQ में प्रश्न है, ये यूपीपीसीएस में प्रश्न पिछले साल में पूछा हुआ है। सीडराइट किसका अयस्क है, जो है ये जो है किस संबंधित है, ये लौह अयस्क से संबंधित है। प्रमुख खदान कौन सी है, बैलाडीला है। अब आपके लिए होमवर्क है कि इन चीज़ों को आप नाम याद रख लीजिए, यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछता है, यूपीएससी में प्रश्न पूछ देगा। बैलाडीला, नुआगांव, गंधमर्दन, जोड़ा, बालदा नारायण, ठीक है, पौशी, देतारी और बरसुआ खदान, ये कहाँ होंगे आपके, ये लौह अयस्क खदान है, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको एकदम बिल्कुल कंठस्थ कर जाना है। पेट्रोलियम कोक को पेट कोक भी बोलते हैं। अब क्या है, विदेश व्यापार महानिदेशालय,
DGFT ने लिथियम आयन बैटरी के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में पेट कोक के आयात की अनुमति दे दी। इस पर रोक लगी थी, ठीक है, इसलिए अब आयात पे जो है अनुमति दी गई है। अच्छा, ये क्या है, अब ये करेगा क्या कि भारत जो है पेट कोक का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब यूपीएससी में प्रश्न बन सकता है, यूपीएससी में भी स्टेटमेंट में प्रश्न बन सकता है कि पेट कोक का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भारत है। स्टेटमेंट सही होगा। यूपीपीसीएस में डायरेक्ट पूछ देगा कि भारत पेट कोक का जो है आर की वैकेंसीज आ रही हैं, तो पेट कोक का जो है सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन सा, भारत है, ठीक। और ये कहाँ से सबसे अधिक आयात करता है, आयात करता है यूएसए से। अच्छा, पेट कोक का लाभ क्या होता है कोयले की तुलना में, इसका कैलोरी मान हाई होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, यानी कि जबकि कोयला हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि क्या करता है, ये पेट कोक जो होता है हाइड्रोफोबिक मतलब कि जो वर्षा होगी तो नमी नहीं आएगी, और कोयला आए नमी आ जाएगी उसमें, ठीक है। अब ये कम वाष्पशील पदार्थ है, यानी इसके नुकसान होने की संभावना कम है, और राख की मात्रा भी जो है कम उत्पन्न होती है। तो जो है इस पर सरकार ने ईंधन के रूप में इसे पेट कोक पे आयात लगाया था, लेकिन अब जो है इसको छूट दी गई है, ठीक है। पेट कोक कैसे प्राप्त होता है कि मान लीजिए कि कार्बन युक्त ठोस मतलब ये सामग्री होती है पेट्रोलियम कोक, इसे जो अंतिम होती है क्रैकिंग प्रक्रिया से प्राप्त किया जाता है, क्रैकिंग से। इसकी श्रेणियाँ कौन सी होती हैं, ग्रीन कोक, जिसमें होता है कि जो नमी हाई होगी और वाष्पशील पदार्थ होगा, ठीक है, और कैलसाइंड कोक होता है एक, ठीक है। इसके अच्छा, इसके प्रकार NPC, हनीकॉम कोक, स्पंज कोक और शॉर्ट कोक, ठीक। अच्छा, इसमें क्या समस्याएं होती हैं, 80% से पेट कोक से कार्बन होता है, और कोयले की तुलना में 5 से 10% अधिक जो है CO2 उत्सर्जन करता है, ठीक। तो ये भारी धातुएं मौजूद होती हैं, इसमें कुछ समस्याएं होती हैं। अब ये लास्ट कंटेंट है, एनर्जी डेटा, नेशनल एनर्जी डेटा सर्वे एंड एनालिसिस 2021-22, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीपीसीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटेंट में से आपको फैक्चुअल प्रश्न भी बन सकते हैं 1 लाइनर के तौर पे, और स्टेटमेंट प्रश्न भी बन सकते हैं। ये मैच द कॉलम्स में भी बन सकता है, और आपको जो है कथन सही या गलत में भी बन सकता है। तो आपको ध्यान देना इसमें क्या है कि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तहत कार्यरत जो है ऊर्जा डेटा प्रबंधन इकाई की पहली रिपोर्ट है ये, ठीक है। ये पहली रिपोर्ट है, नेशनल एनर्जी डेटा सर्वे एंड एनालिसिस रिपोर्ट, ठीक है। इसके तहत क्या 2022 आंकड़ों के तहत कोयला का कुल अनुमानित भंडार जो है 3,61,411 मिलियन टन है। यह भारत की आवश्यकता के लगभग आधी ऊर्जा को पूरा करता है, ठीक। भारत में LPG का घरेलू उत्पादन क्या है, 2% की चक्रवृद्धि वार्षिक दर से बढ़ा है। भारत अपने घरेलू डीजल उत्पादन का 26% निर्यात किया था, 2021-22 में हिस्सेदारी बढ़कर 30% हो गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है। मैंने आपको आर्टिकल्स भी बताया, दिखाया, आपको क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो बताया, कुछ आपको कॉन्सेप्ट भी समझाया, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट से मैं कुछ प्रश्न टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप उसको सॉल्व करिएगा। इतना मैंने जो पढ़ाया इस वीडियो को देखने के बाद टेलीग्राम चैनल पे आइएगा, मैं शाम तक मैं जो है कोशिश करूँगा आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस बना के डाल दूँ, और आप उसको जो है सॉल्व करिएगा क्विज को। आप डिमांड करेंगे तो मैं आपको इकोनॉमिक्स भी पूरा पढ़ा दूंगा। इकोनॉमिक्स पढ़ाने के बाद मैं आपको आंसर राइटिंग भी करा दूंगा फ्री में, लेकिन आप डिमांड करेंगे तो इकोनॉमिक्स में खूब अच्छे से पढ़ा दूंगा प्रीलिम्स के लिए। उससे आपको फिर उसी वीडियोस को कई बार देख जाइए, प्रीलिम्स आपका पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको कई बार पढ़ना है, इस कंटेंट को, ठीक है। आप ये जो मैंने आपको बताया कि आपको कुछ नोट्स करना है, बुक वैल्यू, ठीक है। और आप देखे होंगे कि जो इक्विटी शेयर है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, फिर आपको GCR हो गया, GCI हो गया, ये सब चीज़ों को आपको नोट करके एक बार आपको पढ़ लेना है, ताकि प्रीलिम्स में आपको आगे समस्या ना हो, ठीक है। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सपोर्ट मिलेगा मेरे को भी, एक मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आगे आपको लिए जो बहुत सारे जो कंटेंट अभी लाने वाला हूँ, आप रेगुलर जो है चैनल को विजिट करते रहिए। धन्यवाद।